कहानी की शुरुआत शिकागो से होती है, जहां नवंबर की एक सुबह रिचर्ड और रेजिना रिच के घर एक बेटे का जन्म होता है। उसका नाम रिचर्ड रिच जूनियर रखा जाता है, लेकिन सभी उसे प्यार से रिची बुलाते हैं। रिच फैमिली दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक होती है। उनके पास फैक्ट्रीज, बैंक्स, होटल्स और कई बड़े बिजनेसेस होते हैं। इसी वजह से पैदा होते ही रिची को दुनिया का सबसे अमीर बच्चा कहा जाने लगता है। रिची की देखभाल की जिम्मेदारी परिवार के भरोसेमंद बटलर हर्बर्ट कैडबरी को दी जाती है। कैडबरी उसके बचपन से ही उसके साथ रहता है और उसे सिर्फ अपने मालिक का बेटा नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानता है। रिची के माता पिता अपने बिजनेसेस की वजह से काफी बिजी रहते हैं, लेकिन वे उससे बहुत प्यार भी करते हैं। उसके पिता रिचर्ड काम के बीच उसके साथ खेलने और उसे बिजनेस की जरूरी बातें सिखाने की कोशिश करते हैं। वही उसकी माँ रेजिना भी उसकी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखती है। जैसे जैसे रिची बड़ा होता है, उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। उसके पास महंगी कार्स, पर्सनल टीचर्स, एक्सरसाइज ट्रेनर्स, अपना अम्यूजमेंट पार्क और खेलने के लिए पूरा स्टेडियम तक होता है। यहाँ तक कि उसे बेसबॉल सिखाने के लिए भी एक फेमस प्लेयर उसके घर आता है। लेकिन इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद रिची की जिंदगी में एक बड़ी कमी होती है। उसके पास अपनी उम्र का कोई सच्चा दोस्त नहीं है। एक दिन रिची अपने पिता की जगह यूनाइटेड टूल नाम की फैक्ट्री के रीओपनिंग इवेंट में जाता है। ये फैक्ट्री बंद होने वाली थी, लेकिन रिचर्ड रिच ने इसे खरीदकर दोबारा शुरू कराया है, जिससे बहुत से वर्कर्स की जॉब्स बच गई हैं। फैक्ट्री पहुंचने पर मैनेजर और वर्कर्स की यूनियन रिप्रेजेंटेटिव डायन कोसिंस्की उसका स्वागत करते हैं। वर्कर्स रिचर्ड रिच को धन्यवाद देने के लिए सोने की परत चढ़े सॉकेट रेंचेस का एक सेट रिची को देते हैं। इवेंट के दौरान रिची की नजर पास के मैदान में बेसबॉल खेल रहे कुछ बच्चों पर पड़ती है। उनमें डायन की बेटी ग्लोरिया और उसके दोस्त टोनी, ओमार और पीवी शामिल हैं। उन्हें खेलता देखकर रिची का भी उनके साथ जाने का मन करता है, लेकिन उससे पहले ही सिक्योरिटी हेड फर्ग्यूसन उसे पकड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाने लगता है। फर्ग्यूसन का व्यवहार जरूरत से ज्यादा सख्त होता है। कैडबरी उसे रोकते हुए चेतावनी देता है कि वह दोबारा रिची के साथ इस तरह पेश न आए। रिची हेलीकॉप्टर में बैठ तो जाता है, लेकिन नीचे खेल रहे बच्चों को देखता रहता है। घर लौटने पर रिची अपने विशाल एस्टेट के पीछे एक नया कंस्ट्रक्शन देखता है। पहाड़ के पूरे हिस्से पर उसके परिवार के चेहरों की विशाल मूर्तियां बनाई गई हैं। रेजिना इसे फैमिली पोर्ट्रेट की तरह देखती है, जबकि रिचर्ड को अपने चेहरे का इतना बड़ा पहाड़ थोड़ा अजीब लगता है। इस जगह को माउंट रिचमोर कहा जाता है। रिची अपने पिता को यूनाइटेड टूल के वर्कर्स का गिफ्ट देता है और उन्हें उन बच्चों के बारे में बताने की कोशिश करता है, मगर उसी समय देश के प्रेसिडेंट का फोन आ जाता है और रिचर्ड को काम पर जाना पड़ता है। रिची अपनी माँ से पूछता है कि क्या वह कुछ बच्चों को घर बुला सकता है। रेजिना तुरंत बड़ी पार्टी, डेकोरेशंस और बफे की प्लानिंग शुरू कर देती है, जबकि रिची सिर्फ नॉर्मल तरीके से उनके साथ खेलना चाहता है। वह अपनी बात ठीक से समझा पाता। उससे पहले उसे केमिस्ट्री लेसन के लिए प्रोफेसर कीनबीन की लैब में भेज दिया जाता है। प्रोफेसर कीनबीन रिच परिवार के साइंटिस्ट है, जो एस्टेट के बेसमेंट में तरह तरह की इन्वेंशंस बनाते रहते हैं। उनकी एक मशीन किसी चीज के मॉलिक्यूल्स बदलकर उसे दूसरी वस्तु में बदल सकती है, हालांकि वह अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। इसके अलावा वह सीमेंटिया नाम का बेहद मजबूत ग्लू बनाते हैं, जो किसी भी चीज को तुरंत चिपका सकता है। वह एक स्पेशल स्प्रे भी तैयार करते हैं, जिसे कपड़ों पर लगाने के बाद पानी, गंदगी और यहाँ तक कि गोली भी कपड़े के आर पार नहीं जा सकती। कीनबीन रिची को रोबोबी नाम की एक छोटी मैकेनिकल मधुमक्खी भी दिखाते हैं। इसे रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जा सकता है और यह छोटी जगहों तक पहुंच सकती है। रिची को प्रोफेसर की इन्वेंशंस पसंद है, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार उन्हीं बच्चों पर जा रहा होता है जिन्हें उसने फैक्ट्री के पास खेलते देखा था। इसी बीच रिच इंडस्ट्रीज का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लॉरेंस वैन डो एस्टेट पर आता है। बाहर उसकी मुलाकात फर्ग्यूसन से होती है। दोनों रिच परिवार के खिलाफ मिलकर एक खतरनाक प्लान बना रहे हैं, लेकिन बाकी किसी को इसकी जानकारी नहीं है। वैन डो अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉइज के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। छोटी सी गलती होने पर भी वह लोगों को तुरंत जॉब से निकाल देता है। उसके लिए कंपनी और उसके वर्कर्स से ज्यादा जरूरी सिर्फ पैसा है। डिनर के दौरान वैंडो रिचर्ड को बताता है कि कंपनी हर साल चैरिटीज, फूड बैंक्स, मेडिकल क्लिनिक्स और होमलेस शेल्टर्स पर बहुत पैसा खर्च कर रही है। वह चाहता है कि ये सारे खर्च बंद कर दिए जाए। इसके साथ वह यूनाइटेड टूल को भी नुकसान वाला बिजनेस बताकर दोबारा बंद करने की सलाह देता है। रिचर्ड उसकी बात नहीं मानता। उसका फैसला है कि फैक्ट्री को मॉडर्न बनाकर वर्कर्स के हवाले कर दिया जाएगा, ताकि आगे चलकर वे खुद इसे चला सकें। वैन डो को रिचर्ड की जेनरॉसिटी बेवकूफ़ी लगती है। उसी डिनर के दौरान प्रोफेसर कीनबीन अपनी स्मेल मास्टर मशीन दिखाते हैं,
जो आसपास मौजूद चीजों की स्मेल पहचान सकती है। बातों के बीच रिचर्ड फैमिली वॉल्ट का जिक्र कर देता है। वह बताता है कि परिवार की सबसे कीमती चीजें एक सीक्रेट वॉल्ट में सुरक्षित रखी गई हैं। वॉल्ट का नाम सुनते ही वैन डो को लगता है कि रिच परिवार की असली दौलत वहीं छिपी है। अगली सुबह रिची की बिजी रूटीन दोबारा शुरू हो जाती है। पहले उसका एक्सरसाइज सेशन होता है, फिर प्राइवेट स्कूल और उसके बाद बिजनेस से जुड़ी क्लासेस। रिची के पास डैड लिंक नाम का एक डिवाइस भी है जिसकी मदद से वह अपने पिता की लोकेशन देख सकता है और उनसे बात कर सकता है। मगर रिचर्ड लगातार मीटिंग्स और बिजनेस कॉल्स में बिजी रहते हैं। रिची डैडलिंक से उनसे संपर्क करता है, लेकिन उसके पिता उस समय प्रेसिडेंट के साथ इकोनॉमिक पॉलिसी पर मीटिंग कर रहे होते हैं, इसलिए दोनों की बातचीत कुछ सेकंड्स में ही खत्म हो जाती है। स्कूल में रिची के साथ पढ़ने वाले बच्चे भी अमीर फैमिलीज से आते हैं, मगर वे खेल या फ्रेंडशिप की जगह स्टॉक्स, कंपनीज और बिजनेस डील्स की बातें करते रहते हैं। रिची उनसे वीकेंड पर साथ घूमने को कहता है, लेकिन कोई टोक्यो में बिजनेस डील के लिए जा रहा है तो किसी को ट्रस्टीज की मीटिंग अटेंड करनी है। रिची समझ जाता है कि ये बच्चे उसके क्लासमेट्स जरूर हैं, लेकिन दोस्त नहीं। स्कूल से लौटते समय वह अपनी कार का रास्ता बदलवा देता है और उसी मैदान में पहुंच जाता है जहां ग्लोरिया और बाकी बच्चे बेसबॉल खेल रहे हैं। रिची उनसे गेम में शामिल होने के लिए कहता है, मगर बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि महल में रहने वाला अमीर बच्चा उनका बेसबॉल नहीं खेल पाएगा। ग्लोरिया उसे पिच करने के लिए तैयार हो जाती है। टोनी $10 की बेट लगाता है, लेकिन रिची पहले उसे $10,000 समझ लेता है। इससे बच्चे और ज्यादा चिढ़ जाते हैं। ग्लोरिया तेजी से बॉल फेंकती है, मगर रिची उसे काफी दूर मार देता है। बेट जीतने के बाद भी वह टोनी से पैसे लेने से मना कर देता है और उन सभी को अपने घर आने का इन्विटेशन देता है, लेकिन बच्चे मानते हैं कि रिची उनके बीच फिट नहीं होता। टोनी जबरदस्ती पैसे उसकी तरफ बढ़ाता है और ग्लोरिया भी साफ कहती है कि रिची यहाँ का नहीं है। रिची उदास होकर कार में वापस बैठ जाता है। कैडबरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि जल्दी ही वह अपने माता पिता के साथ लंदन जाएगा, जहां उनकी मुलाकात क्वीन से होने वाली है। मगर रिची कहता है कि उसे क्वीन के साथ टी पीने से ज्यादा स्टेडियम में बैठकर हॉट डॉग खाना पसंद होता। यह सुनकर कैडबरी समझ जाता है कि रिची को महंगी चीजें नहीं, एक नॉर्मल चाइल्डहुड चाहिए। रिच परिवार इंग्लैंड जाने की तैयारी करता है। फर्ग्यूसन सिक्योरिटी चेकिंग के बहाने उनके गिफ्ट्स और प्राइवेट प्लेन तक पहुंच चुका होता है। इसी दौरान कैडबरी रेजना को सलाह देता है कि रिची को रॉयल फंक्शन पर ले जाने की जगह घर पर रहने दिया जाए। वह उसके लिए कुछ एक्टिविटीज अरेंज कर देगा। रेजना उसकी बात मान जाती है और रिची ट्रिप पर नहीं जाता। रिचर्ड और रेजना अपने प्राइवेट प्लेन $1 बिलियन से लंदन के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद कैडबरी ग्लोरिया और उसके दोस्तों को रिच एस्टेट पर बुलाता है। बच्चों को वहां आने के लिए उसने हर एक को $100 देने का प्रॉमिस किया होता है, लेकिन रिची को इस बात की जानकारी नहीं है। बच्चों के साथ डायन भी एस्टेट पर आती है। शुरुआत में सभी बच्चे सिर्फ रिची का महल और उसकी महंगी चीजें देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। एस्टेट इतना बड़ा है कि उन्हें वह पूरा नेबरहुड लगता है। लंच के समय वे नॉर्मल डाइनिंग टेबल की उम्मीद करते हैं, मगर रिची के घर के अंदर अपना मैकडॉनल्ड्स बना हुआ है। इसके बाद वे उसके प्राइवेट गेम्स खेलते हैं, किडीपल्ट पर उछलते हैं और रोलर कोस्टर की राइड लेते हैं। रिची पहली बार अपनी उम्र के बच्चों के साथ बिना किसी टीचर या बिजनेस स्केड्यूल के समय बिता रहा होता है। वह सच में इस दिन को एंजॉय करने लगता है। एक गेम के दौरान वह ग्लोरिया को डैडलिंक दिखाता है और बताता है कि उसके पिता अक्सर काम की वजह से बाहर रहते हैं, इसलिए वह इसी डिवाइस से उनसे बात करता है। ग्लोरिया बताती है कि उसके पिता कैलिफोर्निया में रहते हैं और वह भी कंप्यूटर के जरिए उनसे संपर्क करती है। इस बात से दोनों को एहसास होता है कि अलग अलग जिंदगी होने के बावजूद उनमें कुछ बातें एक जैसी हैं। दूसरी तरफ डायन और कैडबरी भी बच्चों को देखते हुए साथ समय बिताते हैं। कैडबरी हर बात बहुत फॉर्मल तरीके से करता है, जबकि डायन उसे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कहती है। शुरुआत में दोनों की बातचीत ऑकवर्ड रहती है, मगर जल्द ही वे एक दूसरे की कंपनी पसंद करने लगते हैं। उसी समय रिची के माता पिता का प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर आगे बढ़ रहा होता है। फर्ग्यूसन ने क्वीन के लिए रखे गिफ्ट्स में एक बॉम्ब छिपाया है। रेजना चॉकलेट्स ढूंढते हुए गिफ्ट्स के पैकेजेस चेक करती है। तभी स्मेल मास्टर मशीन एक पैकेज की स्मेल को ट्रिनिट्रोटोलुइन के रूप में पहचानती है। रिचर्ड को याद आता है कि ट्रिनिट्रोटोलुइन को TNT कहा जाता है। दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि उस पैकेज में बॉम्ब है। रिचर्ड बॉम्ब को प्लेन से बाहर फेंक देता है, लेकिन वह ज्यादा दूर जाने से पहले ही एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोजन से प्लेन का पिछला हिस्सा डैमेज हो जाता है और वह तेजी से नीचे गिरने लगता है। रिचर्ड और रेजना किसी तरह लाइफ राफ्ट लेकर प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद $1 बिलियन अटलांटिक ओशन में क्रैश होकर डूब जाता है। एस्टेट में पूरा दिन बिताने के बाद बच्चे वापस जाने लगते हैं। तभी टोनी कैडबरी से अपने $100 मांगता है।
यह सुनकर रिची को पता चलता है कि बच्चों को उसके साथ खेलने के लिए पैसे दिए गए थे। उसे लगता है कि पूरा दिन और उनकी फ्रेंडशिप नकली थी, लेकिन ग्लोरिया टोनी को रोक देती है। वह कहती है कि अब उन्हें पेमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने यहाँ सच में अच्छा समय बिताया है। वह रिची से अगले वेंसडे बेसबॉल खेलने का प्रॉमिस भी करती है। रिची को थोड़ा अच्छा महसूस होता है, मगर तभी कैडबरी को प्लेन के गायब होने की खबर मिलती है। रिची तुरंत डैड लिंक चालू करता है, लेकिन स्क्रीन पर बार बार डैड नॉट फाउंड दिखाई देता है। कई घंटों की एयर और सी सर्च के बाद न्यूज चैनल्स रिचर्ड और रेजिना रिच को मिसिंग बताने लगते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो चुकी है, मगर रिची इसे मानने से इनकार कर देता है। असल में रिचर्ड और रेजिना अभी भी लाइफ राफ्ट पर जिंदा है। प्लेन का लोकेटर समुद्र में डूब चुका है और उनके पास सीमित खाना और पानी बचा है। रेजिना को पूरा शक है कि बॉम्ब के पीछे वैन डो का हाथ है, क्योंकि वही रिचर्ड के डिसीजंस और चैरिटेबल स्पेंडिंग से सबसे ज्यादा नाराज था। रिचर्ड पहले बिना प्रूफ उस पर आरोप नहीं लगाना चाहता, मगर जब उसे याद आता है कि वैन डो को लगा होगा कि रिची भी उसी प्लेन में मौजूद है, तो उसे समझ आता है कि उनके बेटे की जान भी खतरे में हो सकती है। दूसरी तरफ वैन डो को फर्ग्यूसन से पता चलता है कि रिची प्लेन पर नहीं गया था। उसका प्लान पूरी तरह सफल नहीं हुआ है, लेकिन वह मौके का फायदा उठाकर रिच इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीटिंग अपने कंट्रोल में ले लेता है। वह सबके सामने रिचर्ड और रेजिना के लिए दुख दिखाने का नाटक करता है। इसके बाद कंपनी का कंट्रोल संभालते ही सबसे पहले यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को दोबारा बंद कर देता है। फैक्ट्री के वर्कर्स एक बार फिर बेरोजगार हो जाते हैं। ग्लोरिया और उसके दोस्त रिची से मिलने आते हैं और बताते हैं कि उनके पेरेंट्स की जॉब्स चली गई हैं। रिची को इस डिसीजन की जानकारी नहीं थी। वह कहता है कि वह सिर्फ एक बच्चा है और बिजनेस कैसे संभालेगा यह उसे नहीं पता। तभी कैडबरी उसे उसके पिता का सिंबल दिखाते हुए समझाता है कि रिच फैमिली की जिम्मेदारी अब उसी पर है। उसके माता पिता के वापस आने तक उसे उनकी जगह खड़ा होना होगा। रिची कैडबरी के साथ कंपनी हेडक्वार्टर्स पहुंचता है और वैन डो से कहता है कि अब बिजनेस वह संभालेगा। वैन डो उसकी उम्र का मजाक उड़ाकर उसे वापस भेजना चाहता है। तभी कैडबरी बताता है कि सोल हेयर होने के कारण रिची के पास कंपनी के 51% वोटिंग शेयर्स है। रिची लीगल एज का नहीं है, लेकिन कैडबरी उसका गार्डियन और प्रॉक्सी है, इसलिए वह रिची की तरफ से उसके वोटिंग राइट्स इस्तेमाल कर सकता है। रिची सबसे पहले यूनाइटेड टूल फैक्ट्री दोबारा खोलने का आदेश देता है। वैन डो कहता है कि कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए एम्प्लॉयज को निकालना जरूरी है। रिची अपने पिता की एक बात याद करता है कि जिन एम्प्लॉयज को अपनी जॉब सिक्योर लगती है वे ज्यादा अच्छा काम करते हैं, इसलिए वर्कर्स को निकालने की जगह वह कंपनी के बड़े अधिकारियों के अननेसेसरी खर्च कम कर देता है। कुछ ही समय में रिची ऑफिस का काम समझने लगता है। वह अलग अलग डिविजन्स की रिपोर्ट्स देखता है और प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। रिच कैंडी बार की सेल्स कम होने पर वह अपने दोस्तों से उसे टेस्ट करवाता है। बच्चे बताते हैं कि चॉकलेट में नट्स बहुत कम है। रिची तुरंत रेसिपी बदलने का फैसला बोर्ड के सामने रखता है। ग्लोरिया और बाकी बच्चे यूनाइटेड टूल को बचाने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। रिची अब समझता है कि वे उसके साथ उसके पैसे या महल के कारण नहीं, बल्कि उसकी वजह से है। वैन डो देखता है कि रिची उम्मीद से ज्यादा समझदार है और धीरे धीरे कंपनी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसीलिए वह फर्ग्यूसन को उनके प्लान का अगला हिस्सा शुरू करने के लिए कहता है। फर्ग्यूसन कैडबरी के कमरे में बॉम्ब के पार्ट्स और डेटोनेटर्स छिपा देता है। इसके बाद पुलिस कंपनी ऑफिस पहुंचकर कैडबरी को रिचर्ड और रेजिना की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। रिची उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रिपोर्टर्स और पुलिस उसे कैडबरी तक नहीं पहुंचने देते। वैन डो सबके सामने परेशान होने का नाटक करते हुए कोर्ट से रिची का लीगल गार्डियन बनने की रिक्वेस्ट करता है। कोर्ट उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेती है। कैडबरी को बेल नहीं मिलती और वैन डो गार्डियन बनते ही रिच फैमिली के बाकी लॉयल एम्प्लॉयज को भी जॉब से निकाल देता है। अब रिच एस्टेट में वैन डो के गार्ड्स और सिक्योरिटी कैमरास लगा दिए जाते हैं। रिची को घर से बाहर निकलने या ऑफिस जाने की इजाजत नहीं होती। वह अपने ही घर में प्रिजनर बन जाता है। डैडलिंक अभी भी कोई सिग्नल नहीं पकड़ रहा और इस समय उसके पास भरोसा करने के लिए सिर्फ उसका डॉग डॉलर बचा है। एक रात रिची छिपकर वैन डो और फर्ग्यूसन की बातचीत सुन लेता है। वैन डो अभी तक सीक्रेट फैमिली वॉल्ट की लोकेशन नहीं ढूंढ पाया है। प्रोफेसर कीनबीन भी उसे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। इसी बातचीत से रिची को पता चलता है कि फर्ग्यूसन ने जेल के अंदर कैडबरी की हत्या का इंतजाम किया है। वे उसकी मौत को सुसाइड दिखाना चाहते हैं। रिची तुरंत प्रोफेसर कीनबीन की लैब में पहुंचता है। कीनबीन उसे एक बेहद शक्तिशाली करोसिव लिक्विड देते हैं
जो लोहे तक को कुछ ही सेकंड्स में गला सकता है। दोनों उस लिक्विड को टूथपेस्ट की ट्यूब में भरते हैं। रिची जेल के गार्ड्स को बताता है कि कैडबरी उसका अंकल है और सेंसिटिव टीथ की वजह से उसे खास टूथपेस्ट की जरूरत है। ट्यूब के साथ वह लैटिन में एक छोटा मैसेज भी भेजता है जिसमें कैडबरी को लिक्विड लोहे की बार्स पर लगाने के लिए कहा गया है। कैडबरी मैसेज समझ जाता है। वह टूथपेस्ट ट्यूब का लिक्विड बार्स पर लगाता है और कुछ ही सेकंड्स में लोहे की सलाखें गल जाती हैं। कैडबरी गार्ड को धोखा देकर जेल से बाहर निकलता है जहां रिची उसका इंतजार कर रहा होता है। बाहर आते ही दोनों कुछ पल के लिए अपना फॉर्मल रिश्ता भूलकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। रिची उसे बताता है कि सर्च टीम को प्लेन का रैकेज तो मिला है लेकिन न उसके माता पिता की बॉडीज मिली और न लाइफ राफ्ट, इसलिए उसे पूरा भरोसा है कि वे अभी भी जिंदा हैं। रिच एस्टेट वापस जाना खतरनाक है, इसलिए डेडलिंक को दोबारा कनेक्ट करने के लिए वे ग्लोरिया के घर का कंप्यूटर इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। उधर वैंडो और फर्ग्यूसन प्रोफेसर कीन बीन को पकड़ लेते हैं। वे उन्हें मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजर मशीन के सामने बांधकर धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने वॉल्ट के बारे में नहीं बताया तो मशीन की मदद से उन्हें किसी बेकार ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाएगा। कीन बीन आखिर बताते हैं कि वॉल्ट का लॉक वॉइस एक्टिवेटेड है और उसे सिर्फ रिचर्ड और रेजिना की आवाज से खोला जा सकता है। वैंडो को समझ आता है कि वॉल्ट खोलने के लिए दोनों का जिंदा होना जरूरी है, इसलिए अब वह उन्हें ढूंढकर वापस लाना चाहता है। रिची और कैडबरी ग्लोरिया के घर पहुंचते हैं जहां डायन और बाकी बच्चे भी उनकी मदद करते हैं। ग्लोरिया कंप्यूटर से डेडलिंक सिस्टम कनेक्ट करने लगती है। दूसरी तरफ समुद्र में रिचर्ड रेजिना के सामान और एक इलेक्ट्रिक रेजर की मदद से डेडलिंक का छोटा ट्रांसमीटर रिपेयर करने की कोशिश कर रहा होता है। आखिर सिग्नल वापस आने लगता है और रिची की स्क्रीन पर डैड फाउंड दिखाई देता है। ये देखते ही उसे यकीन हो जाता है कि उसके माता पिता सच में जिंदा हैं। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन मिलने से पहले फर्गसन उनका डेडलिंक सिग्नल इंटरसेप्ट कर लेता है। उसी सिग्नल की मदद से वैन डो के आदमी एक प्लेन लेकर रिचर्ड और रेजिना तक पहुंच जाते हैं। समुद्र में दोनों उस प्लेन को रेस्क्यू टीम समझते हैं, मगर प्लेन से उतरने वाले लोग उन्हें बचाने की जगह बंदूक दिखाकर अपने कब्जे में ले लेते हैं और वापस रिच एस्टेट ले जाते हैं। रिची जानता है कि डेडलिंक का मेन सिस्टम उसके बेडरूम में है। अपने माता पिता तक पहुंचने के लिए उसे एस्टेट में वापस घुसना ही होगा। कैडबरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लोरिया, टोनी, ओमार और पीवी भी रिची के साथ जाने का फैसला करते हैं। रात के समय पूरा ग्रुप रिच एस्टेट पहुंचता है। वैंडो ने वहां गार्ड्स और कैमरास लगा रखे हैं, इसलिए सीधे अंदर जाना मुश्किल है। बच्चे एस्टेट में मौजूद चीजों से एक प्लान बनाते हैं। कैटापल्ट जैसी मशीन की मदद से वे मैन्योर के पैकेट्स सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर फेंकते हैं और रेडियो पर उसकी जगह जवाब देकर बाकी गार्ड्स को कुछ देर तक शक नहीं होने देते। अंदर घुसने के बाद वे प्रोफेसर कीन बीन को आजाद करते हैं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें सभी गार्ड्स का ध्यान भटकाना होता है। कीन बीन लॉन्ड्री डिटर्जेंट, डिशवॉशिंग लिक्विड और बबल बाथ का मिक्सचर एस्टेट के फाउंटेन में डाल देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में फाउंटेन से बड़ी मात्रा में बबल्स निकलने लगती है। सभी गार्ड्स फाउंटेन की तरफ भागते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर ग्लोरिया सिक्योरिटी कैमरास बंद करती है और रिची कैडबरी के साथ अपने बेडरूम तक पहुंच जाता है। रिची डेडलिंक चालू करता है और स्क्रीन पर उसके माता पिता की लोकेशन एस्टेट के अंदर दिखाई देती है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले वैन डो वहां आ जाता है। उसके पीछे रिचर्ड और रेजिना बंदूकधारी गार्ड्स के कब्जे में खड़े होते हैं। वैन डो ने जानबूझकर दोनों को यहाँ रखा था क्योंकि उसे पता था कि डेडलिंक सिग्नल फॉलो करते हुए रिची वापस जरूर आएगा। वैन डो रिचर्ड से फैमिली वॉल्ट का रास्ता पूछता है। मजबूरी में रिचर्ड बाहर माउंट रिचमोर की तरफ इशारा करता है। वॉल्ट एस्टेट के किसी कमरे में नहीं बल्कि उसी विशाल पहाड़ के अंदर बनाया गया है। वैन डो रिचर्ड और रेजिना को अपने साथ ले जाता है, जबकि रिची और बाकी लोगों को फर्ग्यूसन के पास छोड़ देता है। फर्ग्यूसन और उसका साथी नैश सभी को प्रोफेसर कीन बीन की मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजर मशीन के चेंबर में बंद कर देते हैं। मशीन चालू होते ही उसके अंदर मौजूद हर चीज के मॉलिक्यूल्स बदलने लगते हैं। कीन बीन किसी तरह अपने सीमेंटिया ग्लू का इस्तेमाल करके नैश को सीढ़ियों पर फंसा देते हैं, लेकिन इसी कोशिश में वह खुद भी ग्लू में अटक जाते हैं। अब मशीन को बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है। कीन बीन रिमोट की मदद से रोबो बी को एक्टिवेट करते हैं। मैकेनिकल बी उड़ते हुए फर्ग्यूसन के पास पहुंचती है और उसके चेहरे के आसपास घूमने लगती है। फर्ग्यूसन उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे गिरते हुए इमरजेंसी ऑफ कंट्रोल से टकरा जाता है। मशीन तुरंत बंद हो जाती है और चेंबर का डोर खुल जाता है। बाहर निकलते ही रिची अपने माता पिता के पीछे माउंट रिचमोर की तरफ भागता है, जबकि कैडबरी और बाकी लोग फर्ग्यूसन को संभालते हैं। पहाड़ के अंदर रिचर्ड और रेजिना को एक बड़े वॉइस लॉक के सामने खड़ा किया जाता है। वैन डो उन्हें बंदूक दिखाकर वॉल्ट खोलने का आदेश देता है। दोनों मजबूरी में सिक्योरिटी कोड बोलते हैं। उनकी आवाज पहचानते ही विशाल दरवाजा खुल जाता है। वैन डो एक्साइटेड होकर वॉल्ट के अंदर जाता है। उसे लगता है कि अब रिच परिवार का पूरा खजाना उसके हाथ लगने वाला है, लेकिन अंदर सोने की बार्स,
कैश या डायमंड्स नहीं होते। वहाँ रिच फैमिली की पुरानी फोटोग्राफ्स, रिची की ट्राइसिकल, टॉयज, पतंगें, बोलिंग ट्रॉफीज और परिवार की यादों से जुड़ी चीजें रखी होती हैं। वैन डो गुस्से में पूछता है कि असली पैसा कहाँ छिपा है। रिचर्ड बताता है कि उनका पैसा बैंक्स, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में है। इस वॉल्ट में उन्होंने वे चीजें रखी हैं जिन्हें उनका परिवार सच में ट्रेजर मानता है, यानी पैसे से ज्यादा उनकी यादें और साथ बिताए हुए पल। वॉल्ट में पैसा न देखकर वैन डो बुरी तरह भड़क जाता है। वह अपने गार्ड्स को रिचर्ड और रेजिना को गोली मारने का आदेश देता है। उसी समय रिची वहां पहुंचकर उसे रोकता है। वह कहता है कि वैन डो खुद गोली चलाने की हिम्मत नहीं रखता। गुस्से में वैन डो बंदूक निकालकर रिची पर गोली चला देता है। गोलियां लगते ही रिची जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अगले ही पल वह दोबारा खड़ा हो जाता है। उसने प्रोफेसर कीनबीन का बुलेट प्रूफ स्प्रे अपने कपड़ों पर लगाया हुआ था, इसलिए गोलियां उसके शरीर तक नहीं पहुंची। अपनी चाल फेल होते देखकर वैन डो रिची की तरफ दौड़ता है, मगर रिचर्ड, रेजिना और रिची मिलकर वॉल्ट का भारी दरवाजा बंद कर देते हैं और उसे अंदर लॉक कर देते हैं। तीनों पहाड़ से बाहर निकलते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। वैन डो वॉल्ट के दूसरे रास्ते से बाहर आ जाता है और फर्ग्यूसन को प्रोफेसर कीनबीन की प्रोटॉन पार्टिकल मशीन चलाने का आदेश देता है। यह पावरफुल लेजर माउंट रिचमोर के विशाल चेहरे तराशने के लिए इस्तेमाल किया गया था, मगर अब फर्ग्यूसन इसे रिच फैमिली को खत्म करने के लिए चला रहा है। रिची और उसके माता पिता माउंट रिचमोर के चेहरों के बीच बने संकरे रास्तों से नीचे उतरने लगते हैं। लेजर की किरण लगातार उनके आसपास की चट्टानें तोड़ती हैं। एक बार रेजिना की बनाई गई विशाल नाक का हिस्सा उड़ा देता है। अगले ही पल रेजिना का पैर फिसल जाता है और वह पहाड़ के किनारे लटक जाती है। रिचर्ड और रिची उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से रोकते हैं। रिचर्ड सामने बने अपने पत्थर के चेहरे की तरफ इशारा करता है। वह और रिची मिलकर रेजिना को स्विंग कराते हैं, जिससे वह मूर्ति के खुले मुंह वाले हिस्से तक पहुंचकर सुरक्षित पकड़ बना लेती है। इसके बाद रिची भी किनारे पर फंस जाता है, लेकिन उसके माता पिता उसे ऊपर खींच लेते हैं। इसी दौरान कैडबरी फर्ग्यूसन तक पहुंच जाता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और कैडबरी उससे लेजर मशीन का कंट्रोल छीन लेता है। मशीन डैमेज होकर ओवरलोड होने लगती है। दूसरी तरफ चट्टान पर खड़ा वैन डो अपना बैलेंस खो देता है और पहाड़ के किनारे उल्टा लटक जाता है। वह रिचर्ड से अपनी जान बचाने